So hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So यार आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं ICSE सेमेस्टर 2 का फिजिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। नाउ टोटल मार्क्स जो है वो आपका 40 मार्क्स का है और जो पेपर आपको जो टाइम मिलेगा उसका वो है 1.5 आवर्स। सेक्शन ए कंपलसरी है, पूरा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, सारे MCQs रहेंगे और सेक्शन बी में कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने का है। नाउ सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आपके सामने पेंडुलम्स A, B, C एंड D है विच आर टाइड टू अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग PQ जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। नाउ अब बात करें कि जैसे पेंडुलम C उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, अब इसमें से है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। सो ओनली पेंडुलम C विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये तो गलत है। पेंडुलम A, B एंड D विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बट A एंड D विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यार ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि A और D अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो तो A और D का जो लेंथ है वो बिल्कुल ही सेम है। डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा नहीं है। ओके पहला है इफ वन रेजिस्टर इज फ्यूज द सर्किट डज नॉट बिकम ओपन, ये बात तो सही है, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी सही है। द टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स लेस देन द लीस्ट रेजिस्टर, जो सबसे छोटा रेजिस्टर उससे भी कम आता है आपका टोटल रेजिस्टेंस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट बिकॉज ये बात जो गलत है क्योंकि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ये सेम नहीं होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? लाइव वायर हैज जीरो पोटेंशियल, फ्यूज इज कनेक्टेड इन अ न्यूट्रल वायर, potential of live and earth wire is always the same and earth wire is used to prevent electric shock। so इसमें से क्वेश्चन नंबर जो डी है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर AB is kept in a magnetic field and is current which is flowing from A to B। okay now the direction of the force experienced by the conductor will be what? सो डेफिनेटली यार जब आप यहाँ पर अपना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जिसमें कि जो 4 फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ठीक है, और जो आपका मिडिल फिंगर होता है वो हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अभी आपके सामने करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, जब आप लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ लोगे और आराम से करोगे तो डेफिनेटली आपका जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा क्या, फोर्स के डायरेक्शन का, और वो आएगा अपवर्ड। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द मैग्नेट moved near a coil along its axis, which of the following diagram shows current flow of current during this motion? so definitely ये जो आपका यहाँ पर आपका मैग्नेट है इसे इस तरफ मूव किया जा रहा है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, ये चीज़ आपको इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए हम लोग डायग्राम देखते हैं इसमें से कौन सा डायग्राम से आपको पता चलेगा कि साउथ है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पर आपका साउथ बन रहा है। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन इज व्हाट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इट मींस दैट 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ जूल पर केजी है, एब्जॉर्ब्स 4200 जूल टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस नीड्स डैश अमाउंट ऑफ हीट टू मेल्ट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा ताकि ये मेल्ट कर पाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। आपको जो मास दिया गया था वो आपको ग्राम में दिया गया था, सो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजीज। ओके और जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो आपको दिया गया था क्वेश्चन ब्रैकेट में। सो वी नीड टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट, तो Q इक्वल्स टू M इंटू L फॉर्मूला लगा देंगे और डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा 67,200 जूल्स। सो हमारा जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर इज, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज गामा रेडिएशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज रेजोनेंस? सो रेजोनेंस का डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बिकॉज इट सेज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्री वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको साउंड चैप्टर्स में से कुछ टर्म नहीं समझ में आ रहे तो मैंने साउंड चैप्टर्स कंप्लीट आपका किया हुआ है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो बोर्ड से रेस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप जरूर देखें क्योंकि वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द न्यूक्लियर रेडिएशन विच गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव, ठीक है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा।
बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ और सामने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में, विच सेज कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो डेफिनेटली यार ये दोनों हमें जो दिख रहे हैं 3 ओम और 5 ओम, ये आपके सीरीज में है, तो इसको हम लोग अगर इक्विवेलेंट निकालें तो ये 8 ओम आ जाएगा। अब जो ये 8 ओम और 8 ओम रहा, ये आपका हो गया पैरेलल में। सो डेफिनेटली हम लोग निकालेंगे इसका पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, और आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा 4 ओम, विच इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, आंसर। ना इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक सेल है जिसका EMF 2.4 वोल्ट है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कनेक्ट हो रहा है AB, ये जो आपका यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है इसके साथ, देन कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब फिर से यार एक बात बताता हूँ, ठीक है, कोई प्रमोशन के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको इस चैप्टर में EMF और ये सब टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही वीडियो आया था उसके ऊपर, और आप जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये जो फंडा है बेसिक्स है वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि EMF क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये सारे टर्म थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली आप देखो, डेफिनेटली उसमें समझ में आया कि उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया हुआ है। ओके, चलो अब इसका आंसर निकालते हैं। सो काफ़ी आसान इसका सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है V = I × R, तो अभी हम लोग V की जगह दिया है EMF, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला E = I × R, और यहाँ से करंट आ जाएगा E/R। EMF हमें दिया गया 2.4 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमने जस्ट निकाला, कितना निकाला था, 4 ओम। तो इससे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, विच विल एब्जॉर्ब मोर हीट, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इसका आंसर होगा 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज यार आपको पता है पहले तो ये जो हीट लेगा ये अपने आप को पहले चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा आइस से वाटर में, तो उस चेंज में आपको ज़्यादा थोड़ा हीट देना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका राइज इन टेम्परेचर होगा। बट अगर वाटर केस में देखा जाए तो इसको स्टेट चेंज करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट आपका हीट लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाते रहेगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर बी, फॉर द सेम मास ऑफ आइस एंड आइस कोल्ड water, why does ice produce more cooling than ice cold water? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर ए से आपको रिलेटेड है। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि फॉर द सेम मास ऑफ आइस एंड आइस कोल्ड वाटर, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट बाय द आइस प्रोड्यूसेस मोर कूलिंग देन द आइस कोल्ड वाटर, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ आइस आपका ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायग्राम बिलो शोज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड अराउंड अ हॉलो कार्डबोर्ड सिलिंड्रिकल ट्यूब, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैग्नेटिक पोल्स एट ए एंड बी व्हेन द की इज क्लोज। तो यार इस चैप्टर से अगर इस टाइप के डायग्राम आते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि कौन सा मैग्नेटिक पोल किस तरफ एट एंड ए और एट एंड बी कौन कौन सा आपका पोल जनरेट हुआ है। तो जब के आपका क्लोज हो जाएगा, आपका मतलब जब बेसिकली आपका की है, तब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगर कोई एक एंड को पकड़ के आप आंसर निकालो तो डेफिनेटली दूसरा आंसर भी आ ही जाता है। सो अगर हम लोग एंड बी को देखेंगे तो डेफिनेटली ये देखिएगा कि यहाँ से आपका एक क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। सो डेफिनेटली आपका एंड बी जो होगा वहाँ पर आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा और एंड ए अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर एंड बी आपका साउथ हो गया और ये एंड ए हो गया आपका नॉर्थ पोल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, स्टेट 2 वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल विदाउट चेंजिंग द कॉइल। तो कुछ नहीं यार, इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम ये कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे ऑफ द कॉइल, ठीक है, या तो हम लोग करंट को इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे इस पर्टिकुलर हॉलो कार्डबोर्ड सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर। सो ये सारे आपके इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट दे देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सी, इफ यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन बार एट द सेंटर ऑफ द हॉलो कार्डबोर्ड, चलो हम लोग डाल दिए, एंड रिप्लेस द डीसी सोर्स बाय द एसी सोर्स, मतलब हम लोग डायरेक्ट करें, मतलब बैटरी यूज नहीं करके हम लोग एसी सोर्स यूज कर रहे हैं जो हमारे घर पे आता है। सो देन विल इट अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पिन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो इसका सिंपल आंसर होगा नो, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसका आंसर होगा नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज अ कूलिंग कर्व फॉर 200 ग्राम ऑफ वाटर, द हीट इज एक्सट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकंड, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा ग्राफ को भी देखना होगा, ठीक है, और आपका आंसर भी निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ बोल रहा है क्या कि जो वाटर है उसका कितना मास है, 200 ग्राम है वाटर का, ठीक है। अब वो उसमें से जो हीट है वो मतलब 100 जूल पर सेकेंड, मतलब 100 जूल पर सेकेंड से हीट उससे निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब ये वाटर 80 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, इसमें से
100 जूल हीट एनर्जी हर सेकंड निकाला जा रहा है, तो धीरे धीरे करके 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि वाटर है, जब हीट ले लोगे तो धीरे धीरे आइस बनने की कोशिश करेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर केस दिख रहा है ये कि आइस बन गया। अब ये मतलब कि वाटर जो यहाँ पर आइस बन रहा है, सॉरी ठीक है, यहाँ पर वाटर जो आइस बन रहा है, तो आइस जब आपको पता है स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये उस चीज़ का यहाँ पर सिग्निफिकेशन था। अब पहला क्वेश्चन इसमें से आपका ये है कि कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। बस इसमें से आपको कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ खाली देखना पड़ेगा कि मास आपका दिया था 200 ग्राम, जिसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ हीट आप देख लो, ठीक है, कि 80 से 0 आया तो हीट कितना चेंज हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ है ना, वो आप देख लो। प्लस आप देख लो कितना यहाँ पर टाइम लगा है, ठीक है, टाइम देख लो आप लोग यहाँ पर 640 सेकेंड, क्योंकि देखो टाइम है यहाँ पर और ये सेकेंड्स में है मेंशन, ओके। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मास जैसे मैंने कहा 0.2 kg हो जाएगा। रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन दिया, मतलब ये आपको हीट नहीं दिया, ये आपको कहीं ना कहीं पावर दे दिया, क्योंकि 100 जूल पर सेकेंड है। तो अब पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, होता है वर्क डन बाय टाइम। आपको पता है वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, तो एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ से एनर्जी क्या होगा कि हम लोग हीट एनर्जी चाहिए, हम लोग पावर वावर नहीं चाहिए। सो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर क्या है 100 जूल पर सेकेंड, और टाइम आपको मैंने बताया था थोड़ा नोट करने के लिए 640 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल गई 64,000 जूल। अब चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया था 80 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अब कुछ नहीं, ज़्यादा आसान फॉर्मूला है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T, मतलब हीट एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, उसे हमने लगा दिया। और हमें यहाँ से बेसिकली निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/m इंटू डेल्टा T। जो आप थोड़ा सॉल्यूशन देख लो तो इसका आंसर आ गया 4000 जूल पर kg पर केल्विन। अब नेक्स्ट बात यहाँ पर ये है कि ये जो रीजन आपका बी से है, क्योंकि आपको निकालना है हीट रिलीज इन द रीजन बी से, मतलब बी से सी में कितना जो हीट है वो रिलीज हुआ होगा। सो यार एक बात यहाँ समझो, जब स्टेट चेंज होता है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज टू M इंटू L। अब यहाँ पर बात ये है कि हमें L दिया हुआ नहीं है, ठीक है, जो लेटेंट हीट है उसका वैल्यू हमें मतलब कि नहीं दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यार सिंपल सा दिमाग लगाओ, ठीक है, कभी कभी फिजिक्स में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। बात यह है कि आपका जो हीट है वो 100 जूल निकल रहा है, कब, पर सेकेंड। हर सेकेंड आपका हीट कितना निकल रहा है 100 जूल। तो यहाँ से कितना टाइम है, यहाँ से कितना टाइम, मतलब जितना टाइम है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान समझो, ठीक है, कि 100 जूल का एनर्जी हर सेकंड निकल रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना सेकंड हुआ, तो जितना सेकंड हुआ उतना सेकंड है, मतलब यहाँ से यहाँ मान लो 5 सेकंड था, ठीक है, तो एक सेकंड में 100 जूल निकल रहा है, तो 5 सेकंड में कितना निकल जाएगा। तो वही बात यहाँ 640 से लेकर 1312, इसको माइनस कर देंगे कि यहाँ कितना टाइम हुआ, 1312 माइनस कर देंगे हम लोग 640 करेंगे, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा कि हाँ इतना सेकंड, तो इतना सेकंड में कितना हीट एनर्जी निकली, हम लोग वैसा करके निकालने वाला है। सो बेसिकली हम लोग जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो फॉर्मूला ये है कि Q इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। सो वो ये हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आराम से हमारा कितना पावर है कि 100 जूल पर सेकंड का स्पीड से मतलब कि घट रहा है हीट, और टाइम कितना 1312 माइनस 640, बेसिकली 672 सेकंड। तो वही मैं बोल रहा था कि एक सेकंड में 100 जूल, तो 672 सेकंड में कितना हो जाएगा, 67,200 जूल ऑफ हीट एनर्जी निकल जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में आते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट व्हेन वी स्विच ऑन के। तो यार ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका जो हाउस होल्ड सर्किट का चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे प्रीवियस ईयर वगैरह में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये फायदा आपको मिलेगा, तो जरूर आप उस वीडियोस को जरूर चेक करिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है सिंपली कि ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट व्हेन वी स्विच ऑन के। सो यार यहाँ एक चीज देखने लायक ये है कि लाइव वायर तो यहाँ पर है और न्यूट्रल वायर यहाँ पर है, और जो स्विच है हमारे वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे कि तो डेफिनेटली बल्ब तो ग्लो करेगा ही करेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, इज इट सेफ टू हैंडल द बल्ब व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो यहाँ पर सिंपल आंसर होगा नो। क्यों, अब इसका आंसर आपको यहाँ पार्ट सी में देना, तो मैं यहीं पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप आंसर सी में ही लिखना, ठीक है। अब क्यों इसको हैंडल करना आसान नहीं है, कि बिकॉज इन द ऑफ पोजीशन ऑल्सो द बल्ब विल रिमेन कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल। तो इस टाइप का वर्ड का आपको यूज करना, तो इस सब कुछ जो टर्म है ना इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ओके। चलो इसका आंसर ये खत्म है, और थोड़ा बहुत जो 1-2 लाइन होगा तो उसको लिख देना। बाकी यही था कि वो अभी भी लाइव वायर से कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो वो मतलब कि सेफ नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लेना मत, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना। अब बात ये है कि 2 मेटल्स है आपके पास A एंड B विच हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका रेशियो है 2 और 3, एंड इफ दे आर सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच मेटल पीस
विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर गिवन देयर मासेस आर सेम। बात है कि यहाँ पर ए है और एक मेटल बी है, दोनों का यहाँ पर मास सेम है। अगर मास सेम है तो किसका ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा? तो इसे याद रखना, जिसका कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसका ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा। तो जिसका कम है, किसका कम है? मेटल ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 2, तो इसका कम है। मेटल बी का तो 3 है, मतलब रेशियो में, लेकिन फिर भी मेटल ए का कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए मेटल ए हो जाएगा पहला का आंसर, बिकॉज इट विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर बी, which metal piece will have greater mass if the rise in temperature is the same for both metal? अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर ए से हल्का सा अपोजिट है कि अगर राइज इन टेम्परेचर दोनों में सेम हो रहा है तो मास किसका ज़्यादा होगा। तो इसके मैंने कहीं एक पॉइंट लिखा हुआ था, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इसमें बात यह है कि जिसका मास कम होता है उसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, या उल्टे टर्म में बोलूँ जिसका कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, ध्यान सुनना, ठीक है, जिसका कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है? मेटल ए का, तो इसका मास ज़्यादा होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए और इसका भी आंसर था ए। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, इफ द मास रेशियो ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी इज 3:5 देन कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइजेस। तो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। सो ये सब आपको जो यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन किया वो कुछ क्वेश्चंस का, वो आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डेफिनेटली ज्वाइन करें, ठीक है। सो इसका कुछ जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि इन स्टार्टिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जा रहा, करेक्ट। अब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस तरफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MC डेल्टा टी, और इस तरफ का फॉर्मूला हो जाएगा MC डेल्टा टी। हाँ, यहाँ पर आप MA लिखना, CA लिखना, मैंने यहाँ पर उतना नहीं लिखा है, बट डेफिनेटली लिखना चाहिए, ठीक है। अभी बात ये है कि आपको निकालना क्या है कि राइज इन टेम्परेचर जो है, मतलब ये जो चेंज इन टेम्परेचर उसका रेशियो, तो मैंने उसे एक साथ रख लिया है। इसको तो इधर ही रखा है और इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर M और C, यहाँ पर B मेटल का है, ठीक है, तो एम बी, और ये इधर जाता है MA हो जाएगा, यहाँ पर CB था और यहाँ जाएगा तो CA। अभी बात ये है कि आपको इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो रेशियो दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है सिंपली, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था जो भी, ठीक है। तो ये रहा आपका मास का रेशियो जो अभी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:5। तो हम लोग अभी मेटल B:A लिख रहे थे, इसको 5:3 लिखेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ था 2:3, तो अभी हम लोग उल्टा लिख रहे थे, इसको 3:2 लिखेंगे। तो यहाँ जब कट जाएगा 3 और 3 आपका बचेगा 5:2, विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ए इज 0.26 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बात ये है कि आपको अभी दे दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ए, ये अभी आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं याद होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक रेशियो दिया गया था, तो हम लोग वहां से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू 2/3। ये रेशियो आपको प्रोवाइड किया गया था। आपको इसका वैल्यू पता है, खाली इसका वैल्यू निकालना, तो यहाँ से आंसर आ गया 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 के ए पार्ट में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, तो यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ए और बी शोज फ्री वाइब्रेशंस इन वैक्यूम एंड विच वन शोज फ्री वाइब्रेशंस इन अ मीडियम। तो यार जो वैक्यूम में दिखाएगा उसका तो एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं, तो यहाँ आप अगर ग्राफ ए देखो तो आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड घटता हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप ग्राफ बी देखो तो ग्राफ बी दिख रहा है, क्या इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो पक्का मीडियम में आया होगा। मीडियम में क्या हुआ होगा? उसको रेसिस्टेंस मिला होगा, जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा होगा? एम्पलीट्यूड घट रहा होगा। सो फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम ये है और फ्री वाइब्रेशन इन मीडियम ये है, ठीक है। यहाँ फ्री वाइब्रेशन से घबराना नहीं है कि फ्री वाइब्रेशन ही लिखा हुआ है, मीडियम वर्ड से देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दिया, वो आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है या सेम रह रहा है, उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो। नाउ वी नीड टू वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूँ, तो आपका बुक में भी होगा। 2 लॉ है फैराडे का। फर्स्ट लॉ ये कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड, the EMF induced lasts so long there is a change in the magnetic flux linked with the coil। और एक सेकेंड लॉ भी है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि magnitude of an EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। If magnetic flux changes at a constant rate, a steady EMF is produced। तो ये डेफिनेटली आप लिख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर बी है, नेम वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर AC जनरेटर एज एन एग्जांपल लिख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ न्यूक्लियस जहाँ पर 194 उसका हो गया मास नंबर, 82 हो गया एटॉमिक नंबर, X एमिट्स
कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियस होगा Y, उसका एटॉमिक नंबर खाली पूछा जा रहा है, तो हम लोग आपको तीनों का आंसर निकाल देते हैं। आप अभी खाली क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, यहाँ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है डॉटर का, और ये पूरा जो है रिएक्शन हो रहा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं। तो डेफिनेटली जब एक अल्फा पार्टिकल आपका एमिट होता है तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और ऊपर वाला -4 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है एटॉमिक नंबर, तो आंसर हो जाएगा 80। सेकंड पूछा जा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा आसानी से 190 - 80 यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, और इसका आंसर होगा 110। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज टू रिप्रेजेंट इट इन द इक्वेशन फॉर्म। तो यहाँ दोनों इक्वेशन आप लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये मेरा लास्ट यहीं पर था, क्योंकि इसके बाद जो भी है वो मैं आपको वहीं दिखा दूंगा, आप कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोन इन द डायग्राम बिलो। ऐसा लग रहा है पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, इसका आंसर हो गया फ्यूज, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर है फ्यूज। सेकंड क्वेश्चन, नेम द मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड इन दिस डिवाइस। तो जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको चैप्टर पढ़ाया, मतलब क्या चैप्टर नहीं, जब इसका क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो काफ़ी बार इस टाइप क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाएं और समझाएं कि इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी बार आए और इससे रिलेटेड कितने सारे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा और मतलब लगातार आते रहता है, ऐसा नहीं बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, मतलब आते ही रहता है इस टाइप क्वेश्चन। सो इसका जो आंसर होगा, द मटेरियल यूज्ड इन द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ alloy ऑफ लेड एंड टीन। ठीक है, इतना लिख दो, आपका काम चल जाएगा। अब टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पर्टिकुलर वायर का, तो आप 2-3 चीज लिख सकते हैं। इट हैज हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, और भी जितने सारे आपके अगर हैं बुक में कुछ पॉइंट्स तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, डिफाइन पिच। तो साउंड चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशन कितने सारे इंपॉर्टेंट है, खाली पिच के नहीं, डिफरेंट और कितने डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप पिच का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस एन एक्यूट और श्रिल नोट फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट। और अगर आपको साउंड चैप्टर में और कुछ टर्म समझना, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो में कहा, आप देख सकते हो हमारे वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, 2 वायर्स हैं आपके सामने जो आपको यहाँ दिख रहे हैं AB और CD, जिनका लेंथ तो सेम है, आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट विच विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ ग्रेटर पिच। अब बात यह है कि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो जितना किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ये पतला वाला जो है ये जल्दी ऐसे करेगा, मतलब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका दिखाएगा, जब ये मोटा वाला डिंग 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 है धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। मान लेते हैं 1 सेकंड में 4 बार ऐसे कर लिया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, और ये हो सकता है 2 ही बार करे, क्योंकि देखो जो थोड़ा सा थिक होता है वो धीरे ही फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, जो थोड़ा पतला है वो थोड़ा स्पीड से फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। सो डेफिनेटली ऑप्शन यहाँ तो है नहीं, AB आपका जो होगा वो करेक्ट होगा, जो ज़्यादा आपका पिच दिखाएगा, बिकॉज इट विल हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर यही होगा कि इसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। आप यहाँ पर रीजन में ये मत मेंशन करना ये 4 बार करेगा, ये 2 बार, बिकॉज यू डोंट नो कि ये कितनी बार करेगा। बस हाँ, आप ये आंसर दे सकते हो कि ये जो है आपका थिन है और एक आपका थिक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट A और B, इसके बाद आपका पूरा वीडियो खत्म। Why is water used as a coolant in radiators of a car? So when the water passes through a pipe surrounded by hot parts of the engine, heat energy is removed from those parts because water has a high specific heat capacity. ये सबसे मेन वर्ड है, इसको अगर आप लिख दो तो तगड़ा वाला मार्क्स मिलेगा, ठीक है। So water in pipes में extract more heat from the environment। अब वाटर ही जो सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी निकाल के मतलब अपने साथ लेके जा सकता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। सिंपल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर B है कि नेम द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन 14, ठीक है। और नेम द रेडियोएक्टिव रेडिएशन विच इट एमिट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीटा रेडिएशन। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, और प्रिपेयर्ड में अगर कुछ ना कुछ कमी होगी थोड़ा प्रैक्टिस करें। फिजिक्स है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लेके भी जाना है और अच्छे से एग्जाम देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।